सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप हर दिन कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। बेटा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में हमने सर्वनाम नामक पाठ की शुरुआत कर दी थी, जिसकी शुरुआत में क्या किया था, आपको संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कराया गया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और साथ ही संज्ञा से आपको फिर से रूबरू कराया गया था कि संज्ञा किन शब्दों को कहते हैं, क्या क्या इनके अंतर्गत आता है, कितने भेद होते हैं और साधारण तौर पे इन्हें नाम वाले शब्द कहते हैं। और साथ ही एक कहानी भी आपको बताई गई थी, जिससे आप समझ पाए थे कि कैसे सर्वनाम का महत्व होता है, क्यों सर्वनाम का महत्व होता है हिंदी में। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो हम हमारे आसपास के हर नाम वाले शब्द की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हम छतरी को भी यह कह सकते हैं, हम पेंसिल को भी यह कह सकते हैं, हम किताबों को भी यह कह सकते हैं, हम किसी मोहन को, रोहन को, रीमा को, सीमा को भी यह कह सकते हैं, वह कह सकते हैं। तो हम हर किसी व्यक्ति के लिए, हर किसी वस्तु के लिए, हर किसी जगह के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए सर्वनाम को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? सबके नाम वाले शब्द कहा जाता है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम की परिभाषा हम समझ चुके थे। चूँकि हमें पता है कि संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों ही विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें बदलाव हो जाता है, जो बदल जाते हैं लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, काल के आधार पे और कारक के आधार पे। समझ में आ गई? मैं इतनी बार इस चीज़ को बोलती हूँ, अब तो याद ही हो गया होगा आपको। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था। ये परिभाषा आप लिख चुके होंगे कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। इनके कुछ उदाहरण भी हमने कल की क्लास में देखे थे, जो कुछ यूँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेदों के बारे में हमने कल जाना था, जो होते हैं 6, जिसमें मैंने कहा था कि सामान्य रूप से आप इन्हें देख लीजिए। ये सब वाचक सर्वनाम लिखा हुआ है, सिर्फ आगे आगे का आपको याद करना है। पुरुषवाचक सबसे पहला होता है, उसके बाद निश्चयवाचक होता है, उसी का विलोम, उसी का अपोजिट अनिश्चयवाचक तीसरा होता है, फिर प्रश्न, फिर संबंध, फिर निज। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ अच्छे से विस्तार से। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसके अंतर्गत 3 व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो? सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। चलिए उदाहरणों से समझते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में मैं कहूँ, उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या क्या आता है? मैं और हम आता है। अच्छा, कल एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, मैम मुझे ये सब नहीं आता क्या? ये सब भी आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दों के बारे में आपको बताऊं तो ये मैंने सिर्फ 2 शब्द यहाँ पे आपके बुक में भी इसीलिए लिखे हैं कि पहले आप इन चीज़ों को समझ लो कि मैं और जो बोलने वाला व्यक्ति जो अपने लिए जिन भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वे सभी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उत्तम मतलब सबसे ऊपर, यानी बोलने वाला। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन के शब्द आते हैं? मैं आता है, मैंने आता है, स्क्रीन पे राइटिंग बहुत ख़राब आती है। मैंने आता है, मेरा आता है, मुझे आता है, हम आता है, हमने आता है, हमसे आता है, हमको आता है। यानी कुल मिलाकर बोलने वाला जो कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। अभी मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगी और आप जवाब देंगे तो आप उत्तम पुरुष हो जाएंगे। आप अपने बारे में कुछ बता रहे होंगे तो आप उत्तम पुरुष हो जाएंगे। जब कभी आप अपने बारे में कुछ बताते हो, अपने बारे में कुछ समझाते हो और समझाते वक्त, बताते वक्त जिन भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हो, वो सभी के सभी उत्तम पुरुष होते हैं। आई होप अभी क्लियर होगा। मध्यम पुरुष का क्या होता है? जो भी सुन रहा है, जो भी सुन रहा है, उसके लिए जिन जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वे सभी के सभी मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे तुम कल कहाँ गए थे? तुम। आप एक अच्छे लेखक हैं, आप। तुम्हें कोई याद कर रहा था? तुम्हें।
आपको पुरस्कार मिलना चाहिए आपको। इसी की तरह और तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम, तुम्हारा, आप, तुम्हें, समझ में आ रहा है। यानी कि जब हम सामने वाले व्यक्ति के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इतनी चीज़ दिमाग में रख लो, बाकी अपने आप समझ में आएगा। ठीक है। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या होता है, जिसमें बोलने वाला और सुनने वाला किसी तीसरे चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है। यानी कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, जैसे मम्मी और आंटी मिल जाती है ना, तो बातें करती हैं किसी न किसी विषय में। ठीक है। तो जब किसी तीसरी चीज़ के बारे में बात किया जाएगा और उस तीसरे चीज़ के बारे में बात करते समय जिन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वे के सभी क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष हो जाएंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है। जैसे उदाहरण से समझिए कुछ, जैसे कि वह आज नहीं आएगा। ठीक है। मैं उत्तम पुरुष हूँ, मैं बोलने वाली हूँ, किससे कह रही हूँ, आपसे कह रही हूँ, मध्यम पुरुष से कह रही हूँ, और किसके बारे में कह रही हूँ, किसी तीसरे के लिए, कि वह आज नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरह से उसने अभी मेहनत नहीं की, उसने, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी, उसने, उससे बोलना तो बेकार है, उससे। ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं इन सभी वाक्यों में, किसी न किसी तीसरी चीज़ के बारे में, तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप वाक्य को समझिएगा कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है ना। तो वो सारा का सारा उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। ये किसी व्यक्ति के स्थान, व्यक्ति के नाम के स्थान पर आने पर, देखो अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, ये सभी आते हैं अन्य पुरुष के अंतर्गत शब्द। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है बेटा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते समय, यूज़ करते समय किसी हम निश्चित व्यक्ति, किसी की फिक्स थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, या किसी निश्चित व्यक्ति के, वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं, व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित। ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, यह गेंद मेरी है। ठीक है। तो देखो गेंद क्या है, इसको ध्यान से देखना। गेंद क्या है, गेंद आपका किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे बच्चा, एक मिनट मुझे दीजिए। ठीक है जी, वो किसके बारे में बात कर रहा है, गेंद के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे वो बच्चे को बिल्कुल अच्छे से पता है, वो श्योर है कि यह गेंद मेरी है। ठीक है। वो बिल्कुल निश्चित तौर पे कह रहा है, वह घर मेरा है, बच्चे को पता है, वह कार मेरी है। इसी तरह कुछ और उदाहरण, यह मीरा का बस्ता है, यह पल्लवी का बस्ता है, वह शिल्पा का घर है, वे हमारे अध्यापक हैं, उससे बातें मत करो। ठीक है। उससे बातें मत करो, ये तो नहीं होगा। वे हमारे अध्यापक हैं। ठीक है। तो जिन भी शब्दों का हमने इस्तेमाल किया, क्या क्या किया, यह किया, वह किया, वे किया। ठीक है। वह किया। तो हम यहाँ पे इन सभी वाक्यों में क्या था कि बोलने वाला बिल्कुल निश्चित है, उसे बिल्कुल श्योर है कि वो जिसके बारे में अभी बात कर रहा है वो तय है। ठीक है। जहाँ पे बोलने वाले को बिल्कुल पता होता है। तो जहाँ पे ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, सर्वनाम शब्दों को, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उन्हें कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ उदाहरण, यह मेरा घर है, वह मेरी गेंद है, यह, वह, ये, वे, वो। ठीक है। डिपेंड करता है कि आगे वाक्य में क्या किसी निश्चित भाव के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति, जानवर, कुछ भी कह सकते हैं, के लिए किया जाता है, उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें पता नहीं होता, दरवाजे पर कोई आया है, कोई दरवाजे पर आया है, पता है क्या कोई आया है। ठीक है। जैसे किसी, देखिए पिताजी, देखिए बाहर कोई बुला रहा है, कोई, पता नहीं है कौन है।
ठीक है, ये तो बड़ा सरल है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूध में कुछ पड़ा है, मालूम नहीं कुछ क्या पड़ा है। अगर कुछ की जगह किसी चीज़ का नाम लिख देते, मक्खी मच्छर कुछ भी लिख देते, तो वो क्या हो जाता, नाम हो जाता, तो किस में बदल जाता, संज्ञा में बदल जाता। अब संज्ञा की जगह हमने लिख दिया कुछ, वो भी मालूम नहीं है क्या कुछ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कोई छत पर बैठा है, पता नहीं कौन बैठा है। किसी का पर्स छूट गया है, पता नहीं किसका छूट गया। दाल में कुछ काला है, कुछ काला है, ठीक है। इसी तरह से बाहर कोई खड़ा है, मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में सबसे सरल क्या होता है, जिन जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए हिंदी भाषा में, ठीक है, वे सभी के सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी पहचान इसकी होती है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे पेड़ के पीछे कौन है, पूछ रहे हैं ना, सवाल पूछ रहे हैं हम, क्या लिख रहे हो, क्या, ठीक है, किसने मेरे लिए भोजन बनाया, ठीक है। इसमें तो सबसे सरल पहचान क्या होती है, वाक्य के लास्ट में देखो, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है, तो आंख बंद करके बोल दो कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और आपसे पूछा क्या गया है, सर्वनाम पूछा गया है ना, सवाल में आपसे सर्वनाम पूछा है, और जो कोई भी वाक्य लगा है उसमें कौन, क्या, किसे, कहाँ, ये सब लिखा हुआ है, और साथ में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, और इसका मतलब ये है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इस तरह का कोई और वाक्य सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब वाक्य में किसी दूसरे के बारे में जहाँ बात की जा रही है, तो जो संज्ञा शब्द तो होंगे नहीं, संज्ञा की जगह हम किसी दूसरे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिससे एक चीज़ का दूसरी जगह चीज़ से क्या पता चले, रिलेशन पता चले। कैसे समझो, जो तेज दौड़ेगा वह इनाम पाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखती मोहन तेज दौड़ेगा, मोहन इनाम पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी तेज दौड़ेगा वही इनाम पाएगा। तो जो और वह, ये दोनों क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम के भेद हो गए। इसमें एक पहचानने की एक और तरीका मैं बताती हूँ। इसमें ये इस तरह का, ये जो दिख रहा है आपको अल्प विराम, ये लगा होता है। दो अलग अलग वाक्य होते हैं, ठीक है। एक वाक्य का दूसरे से संबंध होता है, रिलेशन होता है, यानी कि एक जो बात की जा रही है, फर्स्ट स्टेंजा जो है वो दूसरे के बिना अधूरा होता है, दूसरा पहले के बिना अधूरा होता है। जैसा करोगे जैसा वैसा भरोगे, ठीक है। इसी की तरह और बताऊं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो मुझे सबसे अच्छा उदाहरण लगता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी और उसकी, ये दोनों के दोनों, जिसकी उसकी, ये क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। और सर्वनाम शब्दों में भी किसका भेद है, संबंधवाचक। संबंधवाचक भी पहचानने में बहुत सरल है। इस सिर्फ एक ही सर्वनाम ये ऐसा मिलेगा आपको जिसके अंतर्गत दो अलग अलग वाक्य लिखे होते हैं और बीच में क्या लगा होता है, अल्प विराम लगा होता है। क्या लगा होता है, अल्प विराम लगा होता है। तो इसको क्या कहते हैं, संबंध। संबंध बता रहा है ना एक का दूसरे से, ठीक है। ट्रिकी फॉर्म में समझो। निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, यानी कि अब ऐसा तो आपने पुरुषवाचक में भी पढ़ा, मैम बोलेंगे यही तो हमने पुरुषवाचक में भी पढ़ा, वो भी उत्तम, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, उन्हें देखो क्या डिफरेंस है बताती हूँ। अनुज अपने आप आगरा पहुँच जाएगा, ठीक है। अनुज संज्ञा शब्द है, उसके बाद लिखा हुआ है अनुज के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने आप आगरा पहुंच जाएगा। अनुज खुद नहीं बोल रहा है, ठीक है। अनुज के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने आप पहुंच जाएगा। हम आप ही आ जाएंगे, तो आप, ठीक है। यहाँ पे वाला जो आप है ये किस में आ जाएगा, निजवाचक में आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है कि आप एक अच्छे लेखक हैं, ठीक है, आप एक अच्छे लेखक हैं, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि
उत्तम पुरुष बोल रहा है मध्यम पुरुष के लिए, तो यहाँ पे वाला जो आप है ना वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अपने बारे में बता रहा है, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि हम आप ही आ जाएंगे, बोलने वाला ही खुद ही कह रहा है कि हम आप ही आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो आप है वो निजवाचक है, और यहाँ पे जो हम लिखा हुआ है इसको भी पूछ रहे हैं कि भैया हम क्या है ये बताओ, तो ये हम जो है ये उत्तम पुरुष आ जाएगा। ठीक है। दादी माँ अपने आप खा लूँगी, मैं अपने आप खा लूँगी। ठीक है, तो अपने आप, स्वयं, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं कि अपने आप, स्वयं, खुद। ठीक है। और जो उत्तम पुरुष होता है उसमें मैं, हम, हमारी, हमने, इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है। निजवाचक में स्वयं, अपने आप, खुद, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। निज मतलब होता है अपना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्या सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन होते हैं, यानी कि इनका एक सिंगुलर प्लूरल होते हैं, एक से अधिक होते हैं? सोचिए और बताइए जल्दी से। हाँ जी, सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, ये हमने 3rd क्लास में भी पढ़ा है। ये यहाँ पे एक वचन है, मैं। जब कोई एक व्यक्ति अपने लिए बात करेगा तो मैं होगा। मैं, अगर आपको पूछा जा रहा है इसमें कौन सा भेद है तो आप बताएंगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक का कौन सा भेद है? उत्तम पुरुष। ठीक है। और हम, ये भी उत्तम पुरुष। तो मैं का क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। ठीक है। वह का वे हो जाएगा। तुम का तुम सब लोग हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3rd क्लास में भी पढ़ा था, 4th में भी पढ़ा होगा, इसको याद कर लेना है। ठीक है, समझ के। यह का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, ये कभी कन्फ्यूज़न भी होता है ना, हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको वाक्य बना के देखना है। क्या बना के देखना है? वाक्य बना के देखना है। और जब वाक्य बनाओगे तो ये देखना कि इस वाक्य में केवल एक चीज़ या व्यक्ति या स्थान के बारे में बात हो रही है, या बहुत सारे व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बात हो रही है। तो अपने आप क्लियर हो जाएगा ये बहुवचन है, ये एक वचन है। ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, यह लड़का बड़ा शैतान है। ठीक है, मैंने बोला कि यह लड़का बहुत शैतान है। कितने लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ? सिर्फ एक। ठीक है, लेकिन जब 2-3 लड़के हैं या उससे ज़्यादा हैं तो मैं क्या कहूँगी? ये लड़के बड़े शैतान हैं। ये मैंने यह लड़के बहुत शैतान है ये नहीं कहा, मैंने कहा ये लड़के बहुत शैतान हैं। हो गया ना, बहुवचन हो गया ना। तो ऐसे ही वाक्य बना के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसका का क्या होगा? उनके। इसने का क्या होगा? इन्होंने। उसने का क्या होगा? उन्होंने। इसे क्या क्या होगा? इन्हें। ठीक है। इसे दे दो, इसे ये सामान दे दो, और 2-3 खड़े हैं या 2 से ज़्यादा खड़े हैं तो क्या? इन्हें सामान दे दो। जिसे, जिन्हें। क्लियर हुआ? इसको लिख लेना है कॉपी में। ठीक है। क्या सर्वनाम शब्दों पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का असर पड़ता है? सोचिए और बताइए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का असर पड़ेगा सर्वनाम पे? जल्दी सोच के बताइए, पड़ेगा? सर्वनाम शब्दों पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये लड़का लड़की के लिए एक समान प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे यह लड़की अच्छी है, यह लड़का अच्छा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यह लड़की अच्छी है, यह लड़का अच्छा है। वो लड़की जा रही है, वो लड़की के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? वो लड़का जा रहा है। दोनों में बदला? वो तो वो ही रहा, नहीं बदला। तो ठीक है, तो इसमें सर्वनाम शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का असर नहीं पड़ता है। ये मैं आपको टेस्ट में दूंगी। ठीक है, कौन कौन सी 2 चीज़ें? एक तो ये कि क्या सर्वनाम शब्दों पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का असर पड़ता है। क्या सर्वनाम शब्दों पे क्या मैंने पूछा था? क्या सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन होते हैं, और क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग का असर पड़ता है? ठीक है। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है पेज नंबर 60 और 61, आपके बुक का ही है ये पेज। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करके देखनी है। इसकी एक्सरसाइज जब आप करके देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, बुक में ही करनी है, आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया, और मुझे भी समझ में आ जाएगा कि मैं आपको कितना समझा पाई। ठीक है, तो इस काम को करके मुझे आप पर्सनली या ग्रुप में वर्क भेज सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जो कंफर्टेबल जोन है, मुझे जो आसान लगता है वो ग्रुप लगता है। आपको जो आसान लगता है आप वो कीजिए। ठीक है, इसके आधार पे मुझे पता चल जाएगा। चलिए, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ध्यान, मिलते हैं।